चलें, अब जो OLS की एजम्पशन है ना, चले मैं आपको एक दफा लिख के दिखा देता हूँ। OLS एजम्पशन रिपीट करें, क्या लिखा हुआ है? OLS assumption। OLS का पूरा नाम है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। बोलें। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे। लीनियर रिग्रेशन के पीछे जो मेथड चल रहा है उस मेथड का नाम है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है OLS की एजम्पशन, कुछ में दिया हुआ है लीनियर रिग्रेशन की एजम्पशन, ठीक है। ज्यादा बेहतर कौन सा है? सर लीनियर रिग्रेशन ऑर्डिनरी की लीस्ट स्क्वायर का assumption। वर्ड यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जरूरी नहीं है पीछे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ही यूज करें। हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, न्यूटन रॉफसन यूज कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें एडवांस सॉफ्टवेयर में हैं। आप जो पढ़ रहे हैं SPSS EVIS वगैरह, उसमें बिल्ट इन OLS ही डला हुआ है, तो हमेशा OLS के ऊपर ही वो इस्तेमाल कर रहा होगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर भी हो सकता है, मल्टीपल लीनियर भी हो सकता है, ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी, दोनों का फर्क भी कर चुके हैं। डन। जी सर। तो लीनियर रिग्रेशन में लाइन बनेगी? सर लीनियर बनेगी। बनेगी, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है, वो लाइन ब्लू हो, क्या हो? सर ब्लू। ब्लू लिख देता हूँ, BLUE। ब्लू अच्छा। लाइन क्या होनी चाहिए? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या है? सर ब्लू कलर है। बेस्ट लाइन अनबाइस्ड इक्वेशन। बोले। बेस्ट लाइन अनबाइस्ड इक्वेशन। तो आपकी जो वाई हैट है, जो प्रेडिक्टेड लाइन है, वो क्या होनी चाहिए? बेस्ट लाइन बेस्ट लाइन तो हो गई, आगे अनबाइस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। अनबाइस्ड अनबाइस्ड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? अनबाइस्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ किसी के की बाइसनेस ना, उसके अंदर तमाम assumptions पूरी हो रही हो। डन। जी सर। अब इसकी ना किताबों में 10 से 12 assumptions दी होती हैं, ठीक है। अब तीन चीजें हैं, नंबर 1 assumption क्या है, नंबर 2 क्या है, assumption टेस्ट कैसे होगी, जी सर। नंबर 3 क्या है, वॉल्यूशन की सूरत में सब्स्टिट्यूट मॉडल कौन सा होगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो अभी मैं सबका आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। ये तमाम assumption मैंने 1 पेज पे लिख दी हैं, ठीक है। ये जैसे पहली assumption का नाम क्या है? लैक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है। जी सर। हर assumption पे अलग अलग वीडियो होगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना, इसलिए मैं आपको जी दिखा रहा हूँ। लैक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी की अलग वीडियो, लिनियरिटी की अलग वीडियो, नॉर्मलिटी ऑफ रेसिडुअल की अलग वीडियो, होमोसेडास्टिसिटी की अलग वीडियो। ये मैंने 1 पेज बना दिया है ताकि याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहली assumption क्या है? सर पहली है लैक ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वाहिद assumption है जो सिर्फ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में होती है, सिंपल लीनियर में नहीं होती, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों? यस सर। यस क्योंकि सर सिंपल इंडिपेंडेंट लीनियर में सिर्फ वेरिएबल्स एक में मोर इंडिपेंडेंट देन। वेरिएबल होता है, मल्टीपल लीनियर में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये मल्टीपल लीनियर में टेस्ट होगी, सिंपल लीनियर में टेस्ट नहीं होगी। जो बाकी assumption है वो दोनों में टेस्ट होती है, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं मल्टी कोलिनियरिटी होता क्या है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन, ठीक है। यस सर। कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको टेस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? VIF और टॉलरेंस। सर जी। और टॉलरेंस की रेंज 0 to 1 है और वीआईएफ की 0 to ये इन्फिनिटी है। हम इसके मल्टी कोलिनियरिटी की अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि VIF कैलकुलेट कैसे होता है। 1 डिवाइड बाय टॉलरेंस से VIF बनता है, 1 डिवाइड बाय VIF से टॉलरेंस बनता है। टॉलरेंस की रेंज 0 to 1 है, VIF की रेंज 0 to इन्फिनिटी है। ये तमाम डिस्कशन मल्टी कोलिनियरिटी की वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हमने बेसिक क्राइटेरिया पढ़ना है। VIF से हमें पता कैसे चलेगा? अगर लेस देन 4 है तो एक्सेप्टेबल है, ग्रेटर देन 4 को हम कहेंगे मल्टी कोलिनियरिटी हाई हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? सर वीआईएफ की बात कर रहे हैं हम। हाँ, एक क्लियर जी है। सर। इसका सर वापस रेसिप्रोकल रिपीट करें। देखिए, टॉलरेंस का रेसिप्रोकल VIF बन जाता है, 1 डिवाइड बाय टॉलरेंस VIF बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? सही सर, आपने जो 4 वाली बात बोली थी वो रिपीट करेंगे। से आता हूँ मैं।
कि अगर VIF 4 से कम है तो हम कहेंगे इतनी मल्टी कोलिनियरिटी एक्सेप्टेबल है, अगर 4 से ज्यादा है तो हम कहेंगे अब एक्सेप्टेबल नहीं है। जी सर। अच्छा, इसको और तरीके से पढ़ें। ये टॉलरेंस की वैल्यू मैंने कितनी लिखी हुई है? 0.25। अगर 1 डिवाइड बाई 0.25 कर दूं 4 बन जाएगा। यस सर। कुछ किताबों ने कहा टॉलरेंस की वैल्यू 0.5 तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.5। तो उन्होंने VF की वैल्यू 2 दे दी है फिर, कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ गई ना? जी सर। कि टॉलरेंस 0.5 है तो 1 डिवाइड बाई 0.5 2 बन जाएगा। यस सर। अच्छा, सर जी। कुछ किताबों ने कहा टॉलरेंस की वैल्यू 0.1 से कम नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने VF 10 दे दिया। ये जो डिफरेंस है ये लॉजिक समझ में आ रही है? यस सर। बोले। जी जी सर, आ रही है। तो कुछ ने जो 0.25 देगा वो VF 4 देगा, जो 0.5 देगा वो VF 2 देगा, जो 0.1 देगा वो VF 10 देगा। डन। जी सर। अच्छा, आपने ये सुना होगा जीरो टॉलरेंस। जी सर। ये बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं है। तो टॉलरेंस की वैल्यू जितनी कम होती रहेगी वो वेरिएबल उतना बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा मल्टीकोलिनिटी आ रही है। तो टॉलरेंस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस है, जितनी टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ेगी उतनी VF की वैल्यू कम होगी। दोनों में इन्वर्स है। जी सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। चलें, एक दफ़ा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। सर अगर हम ऐसे बात करें तो दोनों की वैल्यू मतलब इन्वर्सली वो है ना, रिलेट कर रही है आपस में। हाँ, यहाँ पे है सेल, यहाँ पे है प्राइस, क्वालिटी और पैकेजिंग और कंपनी नेम। कितने इंडिपेंडेंट हैं? सर 1 2 4। 3 4 4 है सर। जी तो सर। तो VF कैसे निकलेगा इस? अब यहाँ पे VIF, यहाँ पे टॉलरेंस, इन चारों की VF की वैल्यू आएगी, इन चारों की टॉलरेंस की वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आ गई? जी मल्टी सर। कोलिनियरिटी का मतलब ये प्राइस बाकी तीनों से कोरिलेटेड ना हो, क्वालिटी भी इन तीनों से कोरिलेटेड ना हो। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। तो जानते निकलता कैसे है? प्राइस को डिपेंडेंट बनाया जाता है, इन तीनों को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, आर स्क्वायर निकाला जाता है, फिर 1 माइनस आर स्क्वायर कैलकुलेट करके इसकी टॉलरेंस की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ठीक है सर। मतलब करते क्या ये लोग, प्राइस को डिपेंडेंट करते हैं हम्म, और फिर इन तीनों को इंडिपेंडेंट करेंगे। ठीक है? जी सर। आर स्क्वायर एक्सप्लेन वेरिएशन बता देगा, जी सर। तो 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? अनएक्सप्लेन। हम्म, वो जो अनएक्सप्लेन होगा ना, वो टॉलरेंस की वैल्यू होती है। ओके। उसकी लॉजिक ठीक है सर। समझिएगा। एक्सप्लेन तो ये बताएगा कितना प्राइस इन तीनों से कोरिलेटेड है, कितना वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है। डन। जी सर। तो हमें इन आपस में इनकी कोरिलेशन नहीं चाहिए। जी सर। तो जितना अनएक्सप्लेन होगा उतनी अच्छी बात है। हम्म, चले एक काम करते हैं, काम लंबा हो जाएगा। मैं मल्टीकुलिनिटी की जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना तो इसमें डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करते। पहली जंक्शन का नाम क्या है? सर पहली का है मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? सर लिनियरिटी। लिनियरिटी। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्वी लीनियर क्यूबिक लीनियर नहीं होनी चाहिए। कर्वी लीनियर और हम्म, क्यूबिक लीनियर का डिफरेंस पता है ना आपको? जी सर। ठीक है। कैसे टेस्ट होता है? स्कैटर प्लॉट भी आप बना सकते हैं, और टेस्ट है जिसका हमारा डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी, इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? जी सर। इसका नल हाइपोथेसिस क्या होता है? सर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन तक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इसका मतलब सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होगी तो लीनियर रिलेशनशिप होगा। सही है। अगर सिक वैल्यू लेस ठीक, देन 0.05 होगी तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। नहीं होगा। डन। आगे। सर एच नोट रिपीट करेंगे इसका। एच नोट क्या था? एच नॉट है कि लिनियरिटी है। सही है। सही है, एच नॉट के लिनियरिटी है। है। तो इसकी सिक वैल्यू जब लेस देन 0.05 आएगी तो मतलब लिनियरिटी नहीं है। हम्म, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। तीसरा, आपको जो रेजिडुअल आया है ना, जो एरर आया है, हम्म, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए। ओके। रेजिडुअल शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो ये एग्जांपल देंगे? आपका जो रेजिडुअल याद है, वाई माइनस वाई हैट, जी सर। वाई माइनस वाई हैट का रेजिडुअल निकालते थे ना,
जी सर। ये रेजिडुअल आ गया। एरर भी कहते हैं इसकी जो वैल्यूज आएंगी, देखिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल होता है, नॉर्मल होता है। तो ये जो रेजिडुअल है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल। इसके 3 टेस्ट अवेलेबल है। कॉल्मो-ग्रोस शेपिरो-विल्क की हमने पढ़ा था, याद है आपको? जी सर। जी सर। इसका क्या काम था, क्या चेक करना था? सर नॉर्मलिटी। हाँ, परफेक्ट हो गया। चेक कर। तो आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं नॉर्मेलिटी। इसकी सीक वैल्यू सर अच्छा, ग्रेटर। एक सवाल, अगर सर हम लोग हमने सर हमने ये भी पढ़ा था कि हम लोग वो बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, अगर हम इसकी हिस्टोग्राम बनाते हैं उससे भी देख सकते हैं? आइडिया हो जाएगा वो तो, पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट से भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन सवाल ये जब तक टेस्ट नहीं होगा तो आप यकीन से नहीं कह सकते ना। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है। तो अब नॉर्मल वही सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, नहीं नहीं नॉर्मल सर। है। अगर सीक वैल्यू लेस देन 0.05 है, नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक डन हो गया। जी सर। तीसरे टेस्ट का नाम क्या है? तीसरी एजम्पशन क्या है? सर होमोसेडास्टिसिटी। होमोसेरास्टिसिटी। इसका भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ सारा कुछ, ताकि सर आज के कुछ आसान बनाया ना आपने? एक मिनट स्पेसिफाई करके देख लेते हैं जरा। पहले से स्टार्ट करते हैं जो हमने शुरू से देखा। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर डिपेंडेंट मैंने कर दिया। इनकम को इंडिपेंडेंट मैंने कर दिया। ये ये स्टैटिस्टिक्स, कोलिनियरिटी, डायग्नोसिस, कंटिन्यू। ओके, ये देखें, ये तीनों की टॉलरेंस की वैल्यू आ गई। यस सर। तीनों की वीएफ की वैल्यू भी आ गई। जी सर। ये टॉलरेंस और वीएफ का देखें, ये 2 से कम है तो तीनों एक्सेप्टेबल है। सर 4 से कम की बात हुई थी ना चले, हमारी मैं तो? 0.5 लेके, 4 से भी कम है, 0.5 को लेके चलूंगा, 2 से भी कम है, दोनों बातें ठीक है। मैंने क्राइटेरिया और हाई कर दिया। चले 4 को लेके चलते हैं। अब इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ। ये देखें, ये टॉलरेंस की वैल्यू 1 डिवाइड बाय टॉलरेंस, वीएफ आ गया। देख रहे हैं, वही वैल्यू आ रही है। दिखा आपको? यस सर। जी सर। और वीएफ कैसे आएगा? 1 डिवाइड बाय वीएफ, वही आ गया। दिखा? यस सर। आप जितना क्राइटेरिया हाई करना चाहे, सबसे लो क्राइटेरिया क्या है? टॉलरेंस को 0.1 का बना दे क्राइटेरिया, और वीएफ 10 बना दे। बात समझ रहे हैं? यस सर। और टॉलरेंस 0.1 होगी तो वीएफ 10 पे आ जाएगा। जोसेफ के अंदर 0.5 और 2 दिया हुआ है, मैंने 0.25 और 4 लिख दिया है। ठीक है। यस सर। तो इसमें फिलहाल मल्टीकोलिनियरिटी का इश्यू नहीं है। नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। यहाँ पे एक वेरिएबल सेव कर रहा हूँ, अनस्टैंडर्डाइज रेजिडुअल। ये हम कर चुके पहले काम। कंटिन्यू। ओके। अब ये देखें, डेटा फाइल के अंदर ना ये रेजिडुअल सेव हो चुका है, दिख रहा है आपको? यस सर। ये कैसे निकला है? वाई माइनस वाई हेड करके। जी सर। दिखाऊं दोबारा से सब कुछ या जरूरत नहीं है? नहीं सर, जरूरत नहीं है सर, बहुत डिटेल हो चुका है इसलिए। हाँ। अब एनालाइज, कहाँ गया? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर। यहाँ पे जाके हम रेजिडुअल की न्यूमेरिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, प्लॉट्स के अंदर होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा? ये नहीं कर रहा। सेक वैल्यू लेस देन 0.05 है। यहाँ तक क्लियर है? सही है जी सर। तो हमने 2 assumption शुरू की, कर ली। ठीक है। चेक कर ली। तीसरी थी लिनियरिटी की। एनालाइज, कंपेयर मीन। कहाँ गया बोली? एक सेकंड। एक्सप्लोर। अच्छा, फिर हमने एक और assumption देखी थी लिनियरिटी की। ठीक है, कंपेयर मीन में गया। ये क्या ऑप्शन है?
सर लिखा हुआ है ये मीन लिखा हुआ मीन। अब यहाँ पे डिपेंडेंट डाल दिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डाल दिए, ठीक है, जो भी आपके इंडिपेंडेंट थे। ये क्या लिखा हुआ है? टेस्ट फॉर। सर टेस्ट फॉर लिनियरिटी। इस पे क्लिक करके कंटिन्यू करके ओके कर दें। जो मैंने वहाँ पे वर्ड पे लिखा हुआ है ना वही आ जाएगा। ये जो हमने टेस्ट लिखा है ना, डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी, बिल्कुल सही। यही आ जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है। अब डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी है कि इसकी सीक वैल्यू, इसका थ्रेशोल्ड मैंने सब लिख दिया है, ठीक है। क्या यस नल सर। हाइपोथेसिस क्या है? लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। यहाँ पे सीक वैल्यू ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 0.05 है, इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है। ठीक बिल्कुल है। सर। सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती तो लीनियर रिलेशनशिप होता। डन। डन हमने सर। पहली assumption कैसे सॉफ्टवेयर पे होती है ये भी देख लिया, दूसरी कैसे होती है ये भी देख लिया, तीसरी कैसे होती है ये भी देख लिया, ठीक है। चलें आगे। जी सर। जी सर आखिरी। चलें एक ईव्यूज का भी मैं आपको दिखा दूं। एक सॉफ्टवेयर ईव्यूज नाम का पता है आपको? नहीं सर, अरे आपने ये शुरू में देखा बस नाम तो बताया था। ठीक है, देख लेते हैं। यही सारे काम ईव्यूज पे भी हो सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन ना अच्छा ईव्यूज पे ज्यादा आसानी से हो जाता है। सर, स्पेशली भी आसानी है आसानी से हो बटन। जाता है, लेकिन assumptions वगैरह जो है ना, assumption की टेस्टिंग ईव्यूज पे थोड़ी ज्यादा आसानी से हो जाती है। अच्छा, दिखाता हूँ आपको। डेस्कटॉप। अभी तो ये आपने लिनियरिटी assumption वगैरह। टेस्ट नहीं की ना। assumption जी टेस्ट सर अभी करते हैं नहीं। ना, तो फिर assumption टेस्टिंग में ये ज्यादा आसान हो जाता है। सही सर, बिल्कुल सही। assumption वैसे रन करने में सही है, इजी है वो, लेकिन assumption टेस्टिंग में ना, एक सेकंड, ये जूम की चीजें तंग कर रही है मुझे। कहाँ गया इनकम? एज ले सर लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, और इनकम कहाँ गया? इनकम का वेरिएबल मुझे दिख, एक मिनट, ये रहा, जी सर। ओपन एज इक्वेशन, फिर ठीक है। ऐसे इक्वेशन। एक सेकंड, मुझे इनकम को डिपेंडेंट करना था। अच्छा, इसमें ना कोडिंग लिखनी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसे आप पहले लिख लें, स्पेस डालें, फिर स्पेस एज, फिर स्पेस एड्रेस, फिर सी। सी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। डन। सर कौन जी सर, सी का मतलब कांस्टेंट, स्टैंडर्ड। कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट हो कॉन्स्टेंट सर, गया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, दिख रहे हैं? यहाँ पे मल्टीपल मेथड है, मिल्टन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर डाला हुआ है, ठीक है। हम्म। ओके कर दिया, देखें वही सारे रिजल्ट आ गया। ये आर स्क्वायर की वैल्यू, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू। उसमें फर्क ये था, 3 टेबल थे ना, इसमें एक ही टेबल में सब कुछ दे दिया है, ये बात समझ रहे हैं? वहां जी पे सर। मॉडल समरी में आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। फिर अनोवा में बाकी देती है हाँ, इसकी। यहाँ पे देखिए, अनोवा में एफ का सिक वैल्यू, ये इसने अनोवा की सिक वैल्यू दे दी, ये इसने मॉडल समरी के रिजल्ट दे दिए, और सर इसने सम ऑफ स्क्वायर कहाँ पे? सम ऑफ, इससे सिक वैल्यू दी हुई है आपको, ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन दिखा आपको, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल दिया हुआ है इसने। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि कोफिशिएंट के टेबल, वो उसने पूरा टेबल यहाँ पे दे दिया, ये कोफिशिएंट स्टैंडर्ड है, टी ए सिक वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसमें अच्छी बात जानते क्या है? जी ये सर। मैंने व्यू पे क्लिक किया, ठीक है, यहीं पे सारी assumption टेस्ट हो जाती है। अभी तो हमने अच्छा बहुत, अब ये देखें मिसाल के तौर पे, कोफिशिएंट, ये क्या लिखा हुआ है? सर, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें तीनों के वेरिएंस इंप्रेशन फैक्टर आ गए, ठीक है। ओके। यहाँ पे मैंने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे रेसिडुअल पे जाके ये नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है, यस सर। कि मैंने नॉर्मेलिटी पे क्लिक कर दिया, देखें नॉर्मेलिटी का टेस्ट आ गया। इसने जाक पैरा टेस्ट यूज किया है, आपने नोट किया, यहाँ पे दो दो तीन तीन नाम दिए हुए थे, देखें जाक पैरा टेस्ट, यस सर। ये मैंने ईव्यूज के नाम दिए हुए, जो जो ईव्यूज कर रहा होता है, समझ रहे हैं? तीसरे का नाम क्या है? सर तीसरे का नाम। होमोसेरासिसिटी, दिखा आपको? जी यस सर, अब ये देखें, होमोसिनेसिस। इसका कंसेप्ट मैं भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें देखें कितनी आसानी से काम हो जाता है। ये रेसिडुअल है, ये हेटेरोसेरासिटी टेस्ट है ना, ये वाइट टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रुश पैगन, नोट करेगा, मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं, ये ब्रुश पैगन, ये जी वाइट सर, टेस्ट दिखा आपको? बिल्कुल सर, दिख गया। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे, टेस्ट रन हो गया, सिग वैल्यू सामने आ गई। उसके बाद देखें, उसके बाद मैंने दिया ऑटो कोरिलेशन, सीरियल कोरिलेशन का टेस्ट, यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया, रेसिडुअल पे क्लिक किया, ये सीरियल कोरिलेशन लिखा हुआ है, यस सर। क्लिक किया, ओके किया, ये देखें, ये गॉड फेडर सीरियल कोरिलेशन, इसी का नाम लिखा हुआ है, गॉड फेडर सीरियल कोरिलेशन। आगे चलें, ये जितनी भी एजम्पशन है ना, चार टेस्ट एंड
ये सब यहाँ पे बड़ी आसानी से एक क्लिक पे हो जाएंगी। SPSS पे इतनी आसानी से नहीं होती, वहां पे अच्छी खासी मेहनत है। सर एसपीएस जो है मुश्किल कर देता है ना सर, ये खूबसूरत बात अजम्पशन कर रहा टेस्ट है। करना, बात समझ रहे हैं? अजम्पशन अगर टेस्ट करनी है तो ईव्यूज पे बड़ी आसानी से टेस्ट होती है सारी अजम्पशन। जी सर। ये लॉजिक जी समझ सर। में आ गई? तो जैसे अब जी रन सर। करते हैं ईव्यूज पे, तो यहाँ पे जैसे अब व्यू पे क्लिक करें तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड जितनी एजम्पशंस है, रेजिडुअल से रिलेटेड जितनी एजम्पशंस है, कोफिशिएंट से रिलेटेड जितनी एजम्पशंस, जस्ट एक क्लिक पे आती रहेंगी सारी की सारी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए थोड़ा सा आगे मूव होते हैं जी। सर जी सर। कहाँ पे थे हम लोग? सर हम तो यहीं थे सर। जी, हाँ, अगली एजम्पशन नाम क्या है? सर होमो स्लैश। होमोसेरासिटी का मतलब क्या होता है? सर क्या होता है? दिखाता हूँ आपको। शीट करेंगे, ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको? यस सर। यहाँ पे एक डॉट था, तो पेंट पे आना पड़ेगा मुझे। माने ये ग्राफ है, ये लाइन है, ठीक है। ये डॉट क्या है? यस सर। ये एरर, आपका आ गया सर। एरर क्या है बोला ना? आपने, एरर? जी सर। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये लाइन प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो डिफरेंस है ये क्या है? ये आपका सर रेजिडुअल है। रेजिडुअल एरर, एक ही बात है ना? जी सर बिल्कुल एक ही यहाँ बात। पे इनकम 10 थी, यहाँ पे इनकम 20 थी, यहाँ पे इनकम 30 थी, ठीक है। अब देखिए ये एरर है, दिख रहा है आपको? जी यहाँ सर। पे एरर दूर दूर आ रहा है, जी और सर। यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा दूर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जी सर। सर हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है हमारा मॉडल जो है ना प्रिडिक्ट सही नहीं कर पा हाँ, रहा, एरर जैसे बढ़ रहा है। जैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है, हमारा एरर भी बढ़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। इसका रिवर्स भी हो सकता था, जी सर जैसे कि जैसे वैल्यू कम वैल्यू होगी तो बढ़ हमारा एरर रही बढ़ेगा। है, एरर कम हो रहा है। जी सर। इसका मतलब है एरर एक जैसा नहीं रहता। यस सर। तो अगर एरर एक जैसा हमें चाहिए, अगर एरर एक जैसा होगा तो उसे होमोसेडास्टिसिटी कहेंगे, एरर एक जैसा नहीं होगा तो उसे हेट्रोसेडास्टिसिटी कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? सर क्या एरर, अगर एक जैसा होगा तो होमो कहेंगे ना। सर एक जैसा से क्या मुराद, फिर एक बताएंगे जैसा बताइए। मतलब ये जैसे शुरू में आ रहा है वैसे ही बाद में आए, हर जगह वैसे ही आए। अगर शुरू में कम है तो हर जगह कम आए। यूनिफॉर्मिटी, सर शुरू, यूनिफॉर्मिटी हो उसमें। हाँ, शुरू में ज्यादा है तो हर जगह आगे ज्यादा हो, होमोजिनिटी हो, ओके ठीक है सर। ठीक है। अगर एक जैसा नहीं है तो सर वो हेट्रो हो जाएगा। हेट्रो हो जाएगा। तो ये एजम्पशन होती है। लंबा टॉपिक है, घंटे डेढ़ घंटे का भी, 2 मिनट के अंदर शॉर्ट में ये है बस, ठीक है। चलें आगे। ओके सर बिल्कुल चलते हैं सर। अगली एजम्पशन क्या है? सर अगली लिखी हुई है इंडिपेंडेंट एरर और नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है आने वाली वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड ना कर रही हो। जैसे हमने रेजिडुअल निकाला था, ये सेकंड केस का रेजिडुअल है ना? बोले, यस सर यस सर। ये इस पे डिपेंड ना कर रहा हो, अपकमिंग वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड ना कर रही हो। सर ये एग्जांपल दें थोड़ी सी, अपकमिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू। में होता है ना, आज की वैल्यू कल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। प्रीवियस। मतलब 3 तारीख को क्या वैल्यू आएगी वो 2 पे डिपेंड कर रही है, 2 वाली वैल्यू 1 पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सर कर रही। इसे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। आज क्या सेल होगी डिपेंड करता है कल क्या सेल थी। सर ये हर डाटा में तो नहीं होता होगा, जैसे सर जो हमारा अभी जो राइट नाउ जो नहीं, हमारा डाटा है सवाल इस पे डेटा तो की नहीं। बात नहीं हो रही, सवाल रेजिडुअल की हो रही है। आपका जो रेजिडुअल है ना वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें ऑटो कोरिलेशन होनी चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही, रेजिडुअल की बात हो अच्छा। रही है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। आपका जो एरर, देखिए हमने बस देखना था एरर के अंदर कोई पैटर्न तो नहीं आ रहा, कोई ट्रेंड तो नहीं आ रहा, तो एरर एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। समझ गया समझ गया। एरर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक एरर का दूसरे एरर से कोई ताल्लुक, नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर रिस्पॉन्डेंट एक अलग रिस्पॉन्डेंट है, तो हर रिस्पॉन्डेंट का एरर भी इंडिपेंडेंट एरर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? तो बिल्कुल सही एक है। एरर का सर दूसरे एरर से सर ताल्लुक नहीं माइक में से बहुत डिस्टॉर्शन हो रही ये है जो किसी के। माइक पे, ये जो माइक पे है उनके माइक का मतलब मेरे माइक का मसला नहीं है।
सर मेरा माइक चलिए ठीक हो गया। हसन साहब, ये एरर वाली बात समझ में आ गई? यस सर। एक एरर दूसरे एरर से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा मजे की बात, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पहले का नाम क्या है? सर पहले का नाम एक मिनट रुक जाए सर। डर्बन सर वॉटसन। डर्बिन वॉटसन और या इसका डर्बिन नाम क्या वॉटसन है? टेस्ट। सर ये तो बड़ा मुश्किल नाम है। ब्रूस ब्रोशी गॉडफ्रे। लेकिन गॉडफ्री। इसमें फर्क बोलो क्या है, मेजॉरिटी लोग ये यूज करते हैं, लेकिन इसमें गलती है। वो गलती जानते क्या है? डर्बन वॉटसन बस ये चेक करता है कि करंट वैल्यू प्रीवियस पे तो डिपेंड नहीं करती, यानी कि आज की वैल्यू कल पे तो डिपेंड नहीं कर रही। जबकि ब्रूस गॉडफ्रे क्या करता है, कल की, परसों की, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले तमाम चेक करता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर, कौन का झगड़ा है इसके ऊपर? तो इसमें मसला ये है, डर्बन वॉटसन सिर्फ फर्स्ट लेग को चेक करता है, ठीक है? जी सर। और जो बाकी ब्रूस गॉडफ्रे, ये इसमें आप जितने भी लेग देना चाहें दे सकते हैं। जी सर। ये देखें, ये पूछ भी रहा था आपसे सीरियल कोरिलेशन में कितने लेग चेक करने हैं। यहाँ पे 2 लिखे हुए ना, 32 दे दें, 40 दे दें, जितने आप देना चाहें। चलें आगे। जी सर। जी, अगला क्या है? सर सर अगला कहाँ पे सर? नो अच्छा जी स्पेसिफिकेशन एरर। सर, एंडोजेनिटी। एंडोजेनिटी। नहीं, नो स्पेसिफिकेशन एरर है। सर कहाँ पे? जी सर, ऊपर जी तो सर। इसका मतलब क्या होता है, कोई इररेलेवेंट वेरिएबल आप मॉडल में डाल दें, या कोई रेलेवेंट वेरिएबल जो होना चाहिए था वो आप मॉडल में ना डालें, ये गलती भी नहीं चाहिए। सर नो स्पेसिफिकेशन एरर। सर एक मिनट लिखते हैं। नो स्पेसिफिकेशन एरर। जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? वापस रिपीट करेंगे? कोई रेलेवेंट वेरिएबल था जो आपने मॉडल में नहीं डाला, ओके। या कोई इररेलेवेंट वेरिएबल मॉडल में डाल दिया। ओके सर, ये तो वही बात नहीं होगी कि सिग्निफिकेंट है नहीं सिग्निफिकेंट, वो वाली बात अलग है क्या? नहीं, इसका ताल्लुक थ्योरी से है। डेटा के बेस ओके। पे सिग्निफिकेंट तो कुछ भी आ सकता है। ये हमने स्पूरियस रिलेशनशिप पढ़ा था ना, जी सर। तो स्पूरियस रिलेशनशिप इरिगेशन में क्या था, यही सारी बहस थी, कंफाउंडिंग ओके। वगैरह, ठीक है? तो स्पेसिफिकेशन बिल्कुल एरर में सर। कंसेप्ट क्या होता है, कोई रेलिवेंट वेरिएबल आप मॉडल में ना डालें, या कोई इररेलेवेंट मॉडल में डाल दें, ठीक है? यस सर, बिल्कुल। अगली assumption क्या है? सर चाओ टेस्ट, ये सर किसी चाइनीज से बनाया होगा ये। चाओ टेस्ट का मतलब कंसिस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है, बीटा जैसे शुरू में परफॉर्म कर रहा है उसके बाद में परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे चाओ। समझाता हूँ। मैंने पिछले 3 साल का स्टॉक का डेटा यूज किया। कोविड से पहले का बीटा कुछ और था, कोविड के बाद का बीटा कुछ और है, तो क्या बीटा कंसिस्टेंट है? दो सर कंसिस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप एक काम करें, 2 अलग डेटा सेट बना लें, दोनों का अलग अलग बीटा कैलकुलेट कर लें। आप एक ही पे कैलकुलेट करेंगे तो बीटा यहाँ पे फर्क आएगा ना। यस सर। तो हमें यस सर। बीटा क्या चाहिए? सर कंसिस्टेंट है। सर एक सवाल है, जैसे कि अगर हम लोग मल्टी लीनियर यूज कर रहे हैं रिग्रेशन, तो सर उसमें तो बहुत सारे बीटा होंगे, तो सारे उस केस में सबके अलग अलग आएंगे ना, सबका अलग अलग चेक वो होते तो अलग हैं। अलग आएंगे, लेकिन तो फिर वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मॉडल। हाँ, सबके अलग अलग चाउ टेस्ट चेक होगा, ओके। ठीक है? ठीक है, ठीक है। आखिरी टेस्ट का नाम क्या है? सर एक मिनट। सर एंडोजेनिटी। एंडोजेनिटी का मतलब होता है आपका रेजिडुअल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड ना हो। सर एक मैं लिख लूँ जरा। सर क्या बोला आपने, वापस बोलेंगे? आपका जो एरर है वो आपके इंडिपेंडेंट के साथ कोरिलेटेड ना हो। आपका एरर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड ना हो। सही हो गया सर। ठीक है, तो बस फिलहाल ये 6 काफी है, 6 7। पहली assumption का नाम क्या है? सर ना हो। सर एक मिनट मैं लिखूँ जी सर। सर पहली का है, एक मिनट बता दूँ, मैं रिपीट मल्टी कर दूं, कोलिनियर। मैं रिपीट करूं? सर आप कर दें, सर आप कर दें, मैं पहली बताऊँ। assumption है मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसके जो टेस्ट यूज होते हैं वो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है और टॉलरेंस है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू अगर 4 से कम है तो एक्सेप्टेबल है, टॉलरेंस की वैल्यू अगर 0.25 से ज्यादा तो एक्सेप्टेबल है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर रेसिप्रोकल होता है टॉलरेंस का, टॉलरेंस रेसिप्रोकल होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की। यहाँ तक डन है? जी सर। दूसरी assumption लिनियरिटी की, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो लीनियर का होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। नॉन लीनियर में कर्विक क्यूबिक सब आ जाएगा। डन? यस सर। इसका जो टेस्ट है उसका नाम क्या है?
डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी, इसका नल हाइपोथेसिस होता है कि लीनियर रिलेशनशिप है, तो सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होगी तो लीनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरी assumption है रेजिडुअल, आपका जो एरर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। उसके ये 3 टेस्ट है, इसकी सिक वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 होगी तो नॉर्मल होगा, अदरवाइज नॉर्मल नहीं होगा। चौथी assumption है होमोसेडास्टिसिटी, इसका एंटोनियम होता है हेटेरोसेडास्टिसिटी, ठीक है। होमोसेडास्टिसिटी का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट की पहली वैल्यू पे जो एरर का वेरिएंस आ रहा है वही वेरिएंस इंडिपेंडेंट की दूसरी वैल्यू में हो और वही कंटिन्यू करे, ऑल ओवर ऑल अक्रॉस इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम वेरिएंस आ रहा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बड़े वैल्यू इंडिपेंडेंट में कुछ और वेरिएंस हो, छोटी इंडिपेंडेंट की वैल्यू में कोई और वेरिएंस हो। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, इन टेस्ट में भी वाइट टेस्ट है और ब्रूच पैगन टेस्ट है। पांचवा ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसका दूसरी जबान में हम कहेंगे इंडिपेंडेंट एरर होना चाहिए। इसका मतलब है एक एरर दूसरे एरर पर डिपेंड ना करे। ना करे। आगे चलें। जी सर। अगली assumption का नाम है स्पेसिफिकेशन एरर। स्पेसिफिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये रेलेवेंट वेरिएबल इरेलीवेंट वेरिएबल मॉडल में ना डाले, रेलिवेंट मॉडल होना चाहिए, रेलिवेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगला है चाउ टेस्ट। चाउ टेस्ट का काम है ये चेक करना कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो बीटा है वो कंसिस्टेंट है या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मॉडल। ठीक। और आखिरी एंडोजिनिटी, मैं आपसे फिर से कह दूं ईवीज में काफी आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये स्टेबिलिटी दिख रहा है आपको? यस ये सर। चाउ दिख गया आपको? यस सर। सर ये एक देखिए, सब तमाम चीजें ना बिल्कुल। हाँ अच्छा, इसमें मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी 8-10 assumptions कराई, आप नोट करें, इसमें बहुत कुछ और भी है। दिख रहा है आपको? जी सर। ये रेमसे टेस्ट, स्पेसिफिकेशन एरर याद है आपको? स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट का sir. नाम क्या था? हाँ रैमसी, यस सर, ठीक है। वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा सही है? है। और रेजिडुअल के जितने टेस्ट है, नॉर्मेलिटी टेस्ट, हेटेरोसेडास्टिसिटी का टेस्ट, सीरियल कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट, ये तमाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो बाकी ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वेरिएंस प्रेशर फैक्टर वगैरह, ठीक है। यस सर। यहाँ तक